Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back. This is the fourth episode of our podcast. तो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो यूके की परमानेंट रेजिडेंटशिप या पीआर कैसे ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट या वर्क वीज़े की बेस पे, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है ना पीआर लेने में। तो ये सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे से ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट वीजा कैटेगरीज दैट कैन लीड टू परमानेंट रेजिडेंटशिप इन द यूके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक 7-8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिससे आप ना यूके में पीआर आपको मिल सकती है। आई थिंक द फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि आपने जो है ना, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जिस तरह लाइक ब्लड रिलेटिव, आपके फादर, मदर और एनी अदर रिलेटिव, फॉर एग्जांपल योर हस्बैंड और वाइफ, अगर वो आप जो है ना आप उनसे कनेक्टेड हैं और दे आर ब्रिटिश सिटीजन और सेटल्ड, तो ये एक पहला रूट है। ठीक है। सेकेंड इज द स्किल्ड वर्कर रूट, जिसमें अगर आप जो है ना, अगर आप एक स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है यूके के अंदर, ठीक है, और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है, तो वो सेकंड रूट है। आप अपना जॉब एज अ जॉब जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और देन आपको जो एम्प्लॉयर है वो एक वीज़ा लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है, वो आपको इशू करेगा, और देन जो है आपको पीआर मिल सकती है। जो थर्ड रूट है जिसपे हमने दोनों ने पीआर लिया है, वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली वीज़ा होता है जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, और डिजिटल आर्ट्स में, टेक के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको 3 साल में पीआर पीआर मिल जाती है, और दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट टू गेट पीआर। और ये रूट उन्होंने इसको पहले एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा कहते थे, लेकिन ग्लोबल टैलेंट जो है ना, जब ब्रेग्जिट के बाद इन्होंने इसको ग्लोबल टैलेंट कहना शुरू कर दिया। देन जो चौथी कैटेगरी है वो है स्टार्टअप वीज़ा। अगर आपने यूके में बिजनेस कर रहे हैं तो आप उनको ना एक स्टार्टअप वीज़ा मिलता है। ठीक है, आप उस बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक सिंपल एक स्टार्टअप प्लान बनाना पड़ता है, बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान, एंड देन यू गेट एंडोर्समेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट, तो आपको एक स्टार्टअप वीज़ा मिलता है। ठीक है, उसके बाद इनोवेटर वीज़ा। अगर आपके पास एक कोई दिस इज अ हायर लेवल फ्रॉम स्टार्टअप। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टअप वीज़ा लेते हैं, उसके बाद इनोवेटर वीज़ा पे चले जाते हैं, लेकिन आप पहले से ही इनोवेटर वीज़ा पे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हाल ही इनोवेटिव आइडिया है, फंडिंग भी आपको मिल गई है, तो लेट्स से आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, पहले स्टार्टअप वीज़ा पे, उसके बाद आपको एक फंडिंग मिल गई है, देन यू कैन स्विच फ्रॉम स्टार्टअप टू इनोवेटर वीज़ा। तो बेसिकली आपको फंडिंग शो करानी है, ठीक है, कुछ अमाउंट होती है स्पेसिफिकली। उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा, अगर आपके पास अराउंड 2 मिलियन पाउंड हैं जो कि आप यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक जो है ना ये इन्वेस्टर वीज़ा होता है जो कि आपको पीआर आपको इसके थ्रू मिलती है। एंड फाइनली स्टूडेंट वीज़ा, जो बेसिकली क्या होता है कि यार आप स्टूडेंट आए हैं, स्टूडेंट आके आपने यहाँ पे कुछ अर्सा काम किया है, आपने आपने जो है अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, उसके बाद उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 7 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप जो है ना यूके में आपको पीआर मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर स्पेसिफिकली, वो 2 चीज़ें हैं, एक जो स्टूडेंट वीज़ा और दूसरी वर्क वीज़ा। तो बैक टू यू कि आप हाउ डू आपके आपके केस के अंदर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, बट आल्सो आपके पास वर्क वीज़ा भी था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है और वर्क वीज़ा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी वीज़ा कैटेगरी। तो जो आपने पहले बताया है कि जो रेजिडेंटशिप पहुंचने का रूट है ईच कैटेगरी में, जो ड्यूरेशन है उसका वो वेरी करता है। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर सम कैटेगरीज कैन बी 2 to 3 ईयर, और उससे जाके आपका जो है मैक्सिमम 5 ईयर्स अगर आप वर्किंग वीजे पे हैं। तो स्टूडेंट के केस में जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बेसिकली एक जो लाइसेंस्ड स्पॉन्सर है, इन केस की यूनिवर्सिटी वो लाइसेंस्ड है, वो लाइसेंस स्पॉन्सर दे सकती है, तो आपको वो Tier 4 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट को इशू करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो वर्क वीज़ा होता है उसमें
अगेन देयर आर 2 टीयर्स, उसमें टीयर 2 होता है, टीयर 5 होता है। टीयर 2 में आपको जॉब ऑफर होती है जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, 2 साल 3 साल इस तरह। जो टीयर 5 होता है वो बेसिकली टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, जो कि डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हो रहे होते हैं उनकी बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज़ आ रहे होते हैं 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए, उनको मिल रहा होता है। तो मेनली फ़र्क यही है कि टीयर 4 इज़ फॉर स्टूडेंट एंड टीयर 2 फॉर वर्किंग वीज़ा। अब टीयर 4 जो है उसमें आपको यूनिवर्सिटी की ऑफर होनी चाहिए, ठीक है, एज अ टू इनरोल इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम टू स्टडी अ स्पेसिफिक डिग्री। जो टीयर 2 है उसमें भी आपके पास ऑफर होनी चाहिए, बट उस केस में जो ऑफर है वो आपकी जो है वो स्पॉन्सर्ड लाइसेंस एम्प्लॉयर की तरफ से होती है, जो कि आपको एज अ हायर करता है किसी एक स्पेसिफिक जॉब पे काम करने के लिए। हमारे केस में जस्ट टू कट यू ऑफ, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, टीयर टीयर 2 को इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा क्या कहना शुरू कर मैंने दिया। उसी की तरफ आ रहा हूँ ना मैं। हम्म, तो टीयर 2 जो है वो स्किल्ड वर्कर हो गया ना। स्किल्ड वर्कर में बेसिकली जो है आगे रिक्वायरमेंट्स जो हैं टीयर 2 की, बेसिकली मैं टीयर 2 इसलिए कह रहा हूँ कि इसको इजीली टीयर 4 के साथ कंपेयर किया जा सकता है ना। हम्म, तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट है। जो ये स्किल्ड वर्कर है फिर इसमें जो है वो ग्लोबल टैलेंट की कैटेगरी भी आ जाती है। ग्लोबल टैलेंट की कैटेगरी जो है उसमें जो अगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए वर्किंग वीजा का, तो उसमें एक कैटेगरी होती है सैलरी रिक्वायरमेंट की। तो ग्लोबल टैलेंट के केस में वो सैलरी रिक्वायरमेंट की लिमिट हम पे जो भी जिसको मिलता है ग्लोबल टैलेंट उस पर वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वर्क वीजे पे आ रहे हैं जो कि आपकी जो स्किल्ड वर्कर या ग्लोबल टैलेंट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो आप पे वो लिमिट अप्लाई होगी कि जो आपका जो आपको लाइसेंस्ड आपका एम्प्लॉयर है वो बेसिकली उतनी मिनिमम सैलरी पे करे, फिर आप बेसिकली जो है उस वीजे पे आ सकते हैं। आई थिंक यूके में जो अभी करंट लिमिट जा रही है वो 25,000 या 26,000 पाउंड पर ईयर है ना, पर एनम। तो इस तरह से लिमिट है कि पहली बात तो होगी कि जो आपको स्पॉन्सर लेटर दे रहा है, बेसिकली जो आपका स्पॉन्सर है वो लाइसेंस्ड हो, ठीक है। फिर आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, ठीक है। फिर जो आखिरी रिक्वायरमेंट इस केस में आ जाती है वो ये है कि आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि आप इधर यूके में आके रह सकते हैं, वो भी आपको रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ती है। बट इन केसेस वो मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो वो रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस वाली, वो जो आपका स्पॉन्सर होता है वो एक लेटर इश्यू कर देता है आपको। उस लेटर की बेस पे जो है वो आप इजीली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं विदाउट शोइंग योर ओन बैंक स्टेटमेंट्स। तो मेरे केस में हमारे केस में ये था कि ग्लोबल टैलेंट मिला था हमें। तो हम मास्टर्स करके यूके में आए थे तब, तो पीएचडी में एडमिशन लिया था, तो हम स्टूडेंट भी थे और हम वर्किंग वीजे पे भी थे। तो स्टार्टिंग में वर्किंग वीज़ा जब हमने ज्वाइन किया तो उसको टीयर 2 कैटेगरी कहते थे, टीयर 2 स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, जिसमें ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट की थ्रेशोल्ड है ये अप्लाई नहीं होती थी। तो हम टीयर 2 वीजे पे भी थे एट द सेम टाइम, और स्टूडेंट वीजे पे तो नहीं, एज अ स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी में एनरोल थे। तो हमें दोनों तरह के जो है थे वो बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो इन केस आप भी सिमिलर तरह के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे थे, आप भी स्टूडेंट वीजे पे थे और वर्किंग वीजे पे थे, राइट? नहीं नहीं, मैं बेसिकली वर्क वीजा पे था। बेसिकली ये था कि जब अप्लाई किया ना पीएचडी के लिए, तो उस टाइम पे ये था कि आई थॉट कि दे विल गिव मी स्टूडेंट वीजा, बट एक्चुअली आई गॉट वर्क वीजा. So technically, I was working, but I also enrolled as a PhD student in the university. तो आई थिंक द मेन डिफरेंस है ना, जिस तरह आपने बताया कि स्टूडेंट और वर्क वीजा के अंदर, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डिफरेंस तो ये है कि आपको पीआर मिलने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप वर्क वीजा में हैं तो आपको सिंपल जो है 5 साल नॉर्मली चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट टू गेट पीआर। नॉर्मली अगर आप पूरी टाइम एज अ स्टूडेंट रहते हैं, टीयर 4 पे रहते हैं, तो आपको 10 साल लगते हैं टू गेट पीआर इन द यूके।
तो इतना फर्क है। और जो डिफरेंस है वो ये है कि वर्क वीजा में, स्टूडेंट वीजा में आपको सिंपली इनरोल होना पड़ता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी आपको कोई आपको स्पॉन्सर करती है, देन यू अप्लाई एज अ स्टूडेंट। वर्क वीजा के अंदर जैसे आपने बताया कि जॉब लेनी चाहिए आपको, आपको स्पॉन्सर भी करे, बिकॉज दैट्स अ मेन डिफरेंस कि हर जॉब यूके में स्पॉन्सर नहीं करती है आपको, ठीक है। तो द ट्रिक इज टू गेट अ जॉब विच कैन स्पॉन्सर यू। अगर आपको कोई जॉब मिल गई है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, तो देन यू कैन, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आप अगर आपने अप्लाई भी करना है ना, तो सबसे पहले आप ये पूछें कि क्या ये जॉब स्पॉन्सर करती है कि नहीं, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने जॉब अप्लाई कर दिया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, एट द एंड आप वो आपको स्पॉन्सर नहीं करते, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उनका भी। तो अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप ये तो उनसे पूछें कि यार आप लोग स्पॉन्सर करते हैं कि नहीं करते, या आप अपने सीवी में भी लिख दें आई वुड नीड स्पॉन्सरशिप इन द टू वर्क इन द यूके। अदरवाइज नॉर्मली मोस्टली कंपनीज आपसे पहले पूछती हैं जॉब एप्लीकेशन में भी, और कईयों ने लिखा हुआ भी होता है जॉब एप्लीकेशन में कि यार आप वी वोंट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन द यूके, एंड यू शुड हैव राइट टू वर्क इन द यूके। सो दैट्स अ मेन हर्डल। आई थिंक यूके में इमिग्रेशन की सबसे जो है ना प्रॉब्लम यही है कि जॉब्स बहुत है, लेकिन हर जॉब आपको स्पॉन्सर नहीं करती, ठीक है। तो क्योंकि अगर 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 कंपनी स्पॉन्सर करती है ना, दे हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू एक्चुअली गेट यू हायर्ड। नॉर्मली वो क्या करते हैं कि जो लोगों के पास राइट ऑफ वर्क होता है यूके के अंदर, उनके लिए दस इट्स वेरी इजी फॉर देम टू हायर दोज पीपल, ऑल्दो दे वांट टू हायर यू समटाइम्स, बट दे माइट नॉट हैव लाइक सर्टिफिकेट लाइसेंस टू स्पॉन्सर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हायर नहीं करना चाहते, बेसिकली उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक देर आर सम वेबसाइट्स, इफ यू गूगल लाइक कंपनीज दैट कैन स्पॉन्सर, तो वो कंपनीज बेसिकली लिस्ट है पूरी। वी माइट शेयर दिस एट सम पॉइंट, बट लेकिन ये है कि पूरी लिस्ट है जो कि आप ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। तो आप लिस्ट के थ्रू सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अप्लाई करें जो कि स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं। या अगर आपके पास लिस्ट में कोई कंपनी है भी नहीं, अपडेट नहीं है लिस्ट, तो आप ये करें कि उनको ना देखें, कि उनको पहले मैसेज करें, ईमेल करें कि यार आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे। अदरवाइज यू ओनली अप्लाई टू कंपनीज व्हिच कैन स्पॉन्सर यू। इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ मैं कि जो ये जो है वर्क वीज़ा एटलीस्ट जो है, स्पेशली जो टीयर टू की कैटेगरीज हैं, टीयर टू में एक जनरल कैटेगरी है, एक स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है ना। तो जो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है उसको तो अब इन्होंने ग्लोबल टैलेंट का नाम दे दिया, ठीक है। और जो टीयर टू की जनरल कैटेगरी वो अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो जो बंदा मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके सर्कमस्टांसिस को देख के जो रेलिवेंट कैटेगरी है उस पर अप्लाई करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी है उसमें स्टिल जो है वो 5 इयर्स का रूट है ना, कि 5 इयर्स आप यूके में काम करें, और जो है मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ही ये वीज़ा टाइप ले सकते हैं। 5 साल के बाद आपको डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर स्टेटस टू परमानेंट रेजिडेंट इन यूके। तो जो ये टीयर टू की कैटेगरी है ये सिर्फ 5 साल के लिए वीज़ा इशू करती है। स्टार्टिंग के लिए आपको देते हैं 2 साल का, 3 साल का, फिर आप एक्सटेंड करवाते हुए 5 साल तक जाते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो ILR के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके कहते हैं ना। तो अब जो ये स्किल्ड वर्कर या जो ये ग्लोबल टैलेंट की ऑप्शन है ये ज़्यादातर मिल रही होती है जो PhDs होते हैं या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं ना, ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट रूट्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर विद इन ग्लोबल टैलेंट भी जो ड्यूरेशन है आपका वेरी करता है सेटलमेंट का, मतलब कि जो ग्लोबल टैलेंट है उसके अंदर डिफरेंट इंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं। अगर आपने PhD एक स्पेसिफिक डोमेन में की हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी PhD फिजिक्स में है और आपको इंडोर्समेंट चाहिए फॉर एग्जांपल ब्रिटिश सोसाइटी से या रॉयल सोसाइटी से, तो उसकी जो सेटलमेंट ड्यूरेशन है वो 3 साल है। और जो अगर आपका है आप एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं एज अ डिजिटल क्रिएटर, तो आपको एक सेपरेट बॉडी के पास जाना पड़ता है इंडोर्समेंट के लिए।
तो फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन के नाम से एक एंडोर्समेंट बॉडी है यूके के अंदर, तो उस केस में जो आपका सेटलमेंट पीरियड है वो 5 इयर्स हो जाता है, जो कि इक्विवेलेंट है एक नॉर्मल Tier 2 जनरल वीजा के। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा एचआर के साथ डिटेल में कि आपको कौन सी वीज़ा कैटेगरी मिलेगी। ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, अक्सर को ज़्यादातर जो एचआर्स होते हैं उनको इन चीज़ों का इतना डिटेल में नहीं पता होता। तो आपने केयरफुली इवेल्युएट करना है कि आप मीट करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी ग्लोबल टैलेंट की, या जर्नल जो है वो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं या नहीं। तो जो Tier 2 जनरल है उसमें जो मुझे मेजर हर्डल नजर आई ना अभी तक, मतलब जाहिर बात है जो स्पॉन्सर का है लाइसेंस वो तो इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है, कि अगर स्पॉन्सर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, तो आप जाहिर बात है वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। मगर इसमें दूसरी हर्डल सैलरी की भी है, कि इवन दो यू विल गेट द स्पॉन्सर लेटर, but they will not give you the required, the salary. They will give you the bare minimum to meet the criteria. तो ये भी आपको जो है आपकी जॉब ऑफर में उसमें आपको देखना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, जो सैलरी की वेज रेट है वो करंट वेज रेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आई थिंक ये सारा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप जब डिटेल में देखेंगे अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। Okay, so let's move to the next one, which is how to get PR after student and work visa. ठीक है, आपने I think you covered it a lot. You know, वर्क वीजा का स्पेसिफिकली ये Tier 2 में क्या Tier 2 में और जो है ना ग्लोबल टैलेंट में फ़र्क क्या होता है, और इवन ग्लोबल टैलेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उसमें आके एक होता है एक्सेप्शनल टैलेंट और एक और होता है प्रॉमिसिंग टैलेंट आई बिलीव। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 3 साल और 5 साल। लेकिन बाय द वे यू मेंशन टेक नेशन इज गेटिंग क्लोज्ड आई थिंक विद इन अ वेरी सून। आई सॉ दैट पोस्ट ऑन लिंक्डइन आई बिलीव कि वो खुल हो रही है टेक्नीशियन। एंड one of my friend actually contacted me that he's applying quickly because technician बंद हो रही है। तो I think I don't know उसके बाद क्या होगा, लेकिन टेक्नीशियन बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप डिफरेंस देखें ना ग्लोबल टैलेंट के अंदर, तो दो डिफरेंस है। एक रिसर्च वाले राउट होता है जो कि हमने लिया है, और एक नॉर्मल टेक वाला राउट होता है। अगर आप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आपने कोई कंपनी खोली है, तो आपने टेक्नीशियन के थ्रू अपनी इंडोर्समेंट ले सकते हैं। सो ग्लोबल टैलेंट के दो बेसिकली प्रोसेस होता है, एक होता है इंडोर्समेंट, देन यू अप्लाई फॉर वीजा। तो इंडोर्समेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस। बेसिकली ये जिस तरह हमने पहले बताया कि हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो ये इंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं, ये चेक करती हैं कि आर यू हाईली स्किल्ड और नॉट। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन इनको देते हैं, ठीक है, जिसमें सीवी और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये इनको प्रूव करना है, अपने बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टेटमेंट, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, व्हाट नॉट, पब्लिकेशंस, ये सब चीजें आपने उनको शो करनी है, उनको देनी है, और दे वुड असेस। ठीक है, दे वुड चार्ज अराउंड £450 एंड दे वुड असेस कि क्या आप वाकई हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हैं कि नहीं। वंस यू गेट एन एंडोर्समेंट, आपको आराम से वीजा मिल जाता है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट इज द मेन थिंग। बाय द वे, अगर आपका एंडोर्समेंट अगर आपको नहीं भी मिलती, तो उसमें आपको रिकॉर्ड्स में ये नहीं आता कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है। तो आप 5 दफा एंडोर्समेंट अप्लाई करें और एंडोर्समेंट रिजेक्ट होती है, देन यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ, यू कैन अप्लाई वंस अगेन। तो मेन चीज होती है एंडोर्समेंट। ठीक है, आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर वर्क वीजा, सॉरी ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो ग्लोबल टैलेंट में तो ये डिफरेंस होता है एंडोर्समेंट का। तो आई थिंक द मेन फोकस यू शुड हैव इज टू फाइंड एन एंडोर्समेंट, हाउ टू गेट एन एंडोर्समेंट। आई थिंक इसमें ये है कि आपको जो है रेलिवेंट फंडिंग, रेलिवेंट एंडोर्समेंट बॉडी जो है वो आई थिंक ढूंढना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी फील्ड इवन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और आपका काम जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, देन यू कैन एटलीस्ट चेक डिफरेंट फंडिंग बॉडीज, एंडोर्समेंट बॉडीज जो आपको रेलिवेंट जो है आपके काम के रेलिवेंट ज़्यादा है, आप उसके पास जाए ना। मेरे केस में ऐसा ही था, मेरा मेडिकल साइंसेज में काम था,
तो मैं जो था वो यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के पास गया था, यूकेआरआई के पास ना, एंडोर्समेंट लेने के लिए। तो मुझे तो ये लगा कि ये सिंपल एक जॉब एप्लीकेशन है। इन नटशेल जो ग्लोबल टैलेंट है, ये 2 स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस है ना। जो पहला एप्लीकेशन पार्ट है वो तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरह की जॉब एप्लीकेशन है, आपने अपना सारा जो आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, या आपने जो डिग्रीज परफॉर्म ली हुई हैं, या आपने आपकी जो सीवी है वो आपने सबमिट करनी है। तो फिर जो अगर आपको वो कहते हैं कि ठीक है आप एलिजिबल हैं, देन यू गो फॉर टू यूकेवीआई, कि आप जो है वो अपनी जो एक्चुअल वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिर आप सबमिट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह मैंने बताया, आप इंडोर्समेंट बॉडीज के पास जा सकते हैं, अगर रिजेक्ट हो भी गई आप दूसरी इंडोर्समेंट बॉडी के पास जा सकते हैं, उसको अपना जो है वो प्रोफाइल शो करवा के इंडोर्समेंट ले सकते हैं। हाँ, I think the main process is कि I think you don't need to go to a, क्या कहते हैं, किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के पास। ये हम दोनों ने अप्लाई किया है, और हम दोनों ने स्टूडेंट वीज़ा भी, बल्कि वर्क वीज़ा भी अब खुद अप्लाई किया है। साथ में हमने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी खुद अप्लाई किया है। किसी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप सिंपली जो है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च में या टेक्नीशियन के थ्रू। और उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है। वो पूरा लिस्ट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। वंस यू गेट दैट, यू प्रोवाइड दोज डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपकी एप्लीकेशन एसेस करेंगे। ठीक है। और देन दे विल गिव यू एंडोर्समेंट लेटर। Or once you get an endorsement letter, you basically get global talent visa. और that actually इसके बेनिफिट यही है कि आपके 3 साल में जो ना पीआर होती है। नाउ विल टॉक अबाउट अवर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द यूके पीआर। सो जैसे हमने पहले भी कई दफा बताया कि हमें ग्लोबल टैलेंट के थ्रू हम लोग आए हैं। ठीक है। और बेसिकली ग्लोबल टैलेंट 2020 में लॉन्च हुआ था आफ्टर ब्रेग्जिट। तो अब हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, हमने कैसे लिया, क्या क्या हमें करना पड़ा, तो आई थिंक हमारा मोर और लेस वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस। वी गॉट ग्लोबल टैलेंट फ्रॉम द सेम इंडोर्स्ड बॉडी विच इज यूकेआरआई। तो आप मुझे बताएं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल टैलेंट में कब लिया, कितना टाइम आपको लगा ग्लोबल टैलेंट में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़े ग्लोबल टैलेंट के लिए, और कितने कॉस्ट आई आपको। यार मेरा जब स्टार्टिंग में था, मैं आया था टीयर 2 वीजे पे ना, पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो होता था इनका स्टार्टिंग वाला ना। तब स्किल्ड वर्कर वीजा आई थिंक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट था ना। तो मुझे उसका आइडिया ही नहीं था ना। यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बताया था कि हाँ आप जो है वो इस तरह एक्सेप्शनल टैलेंट पे जा सकते हैं। तो मैंने टीयर 2 वीज़ा अप्लाई किया 2018 में, 17 एंड में। तो मुझे उन्होंने 2.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का वीज़ा दिया ना तब। तो उसके लिए तो सिंपल जो था वो मुझे अपना इंग्लिश स्कोर सबमिट करना था, बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने बताया। स्पॉन्सरशिप लेटर मुझे उन्होंने दिया यूनिवर्सिटी वालों ने, और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। और जो फाइनेंसेस शो करवाने थे मेरी साइड से, वो सिंपली उन्होंने एक यूनिवर्सिटी वालों ने लेटर लिख दिया, वो भी कवर हो गए। तो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। और आई डोंट नो व्हाट यू नो द टोटल अमाउंट आई पेड, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी। एक आपके हेल्थ सरचार्जेस थे, आई थिंक अराउंड 1200 पाउंड, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा। तब आई थिंक मैंने 3 साल के लिए अप्लाई किया था। तो और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो थी वो सेपरेट थी। मगर जब मैं वीज़ा लेके यूके आ गया, फिर मैंने तकरीबन दोबारा एक्सटेंशन करवाई 1 साल की ना, पीएचडी के अराउंड एंड टाइम पे ना, जब मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ, क्योंकि मेरी पीएचडी का ड्यूरेशन जो था वो 3 साल को 4 मंथ ऊपर गया था। तो दोबारा एक्सटेंशन करवाई मैंने साल की। फिर उसके बाद मुझे ग्लोबल टैलेंट का पता लगा। ठीक है। तो उस वक्त ये था कि जब मैं ग्लोबल टैलेंट पे शिफ्ट कर रहा था, तो जो मेरी प्रोजेक्ट की फंडिंग थी वो थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ना, आईएमआई का प्रोजेक्ट था वो। तो उस फंडिंग में ये था कि स्पेशली जो ग्लोबल टैलेंट था उसमें
फंडिंग बॉडी का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। जो अगर आपने खुद फंडिंग ली हुई है, अगर उसका नाम, आपका नाम है उस फंडिंग में, तो आपको इजीली जो है वो ग्लोबल टैलेंट मिल सकता है ना। तो मैं इस रूट पे गया था कि जिसमें मैंने शो करवाया कि हाँ, जो ये फंडिंग है ये मेरे लिए अवेलेबल है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। और मेरा अभी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन साल का पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका सर्टन रिक्वायरमेंट थी ना ग्लोबल टैलेंट की। तो उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एक लेटर दिया, सपोर्टिंग लेटर। सारा मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो दोबारा उन्होंने मेंशन किया उस लेटर के अंदर कि ये बंदा सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है, और हम इंडोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ना इसको ग्लोबल टैलेंट के लिए। तो जब ये सारा कुछ हो गया ग्लोबल टैलेंट के बाद, फिर मैंने ये जो थी फर्स्ट स्टेप जो था एप्लीकेशन का इंडोर्समेंट के लिए, वो सबमिट किया। इंडोर्समेंट के बाद फिर जो एक्चुअल जो थी वीज़ा एप्लीकेशन वो सबमिट की। तो मुझे अगर नटशेल में मैं बोलूँ, मुझे तकरीबन 3.5 ईयर में जो है वो यूके की पीआर मिल गई थी। ठीक है, कि मैं पहले जो थी रिक्वायरमेंट 3 साल की, वो मैंने टीयर 2 पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी ना। तो जैसे ही मुझे फिर ये ग्लोबल टैलेंट मिला ना, तो ग्लोबल टैलेंट में 3 साल की रिक्वायरमेंट थी सेटलमेंट के लिए, तो मैंने फिर जो है वो इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। कॉस्ट काफ़ी आई, अब मुझे टोटल अमाउंट नहीं पता कितनी कॉस्ट आई, बट इट वाज वर्थ इट, आई विल से। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? Definitely, I think if definitely it's worth it. I think मैं अब एक चीज मेंशन करूंगा कि जब मैंने T2 के लिए अप्लाई किया था ना, I wasn't sure I will get tier 2. ठीक है, मैंने अप्लाई किसी और वीजा के लिए किया था. I thought I will get tier 4, but I got tier 2. When I got global talent visa, I thought I'm getting tier 2 visa, but actually I got global talent visa. So both times I was thinking for something else and I got something else. So ये तो मेरा एक्सपीरियंस है. मैंने कभी इन चीज़ों को एम नहीं किया था, ठीक है. और ये चीज़ें आई थिंक दिस हाइलाइट्स कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करें ना, अपने टैलेंट, अपने उस पे, अपने क्राफ्ट जो आप काम कर रहे हैं, तो दीज थिंग्स एक्चुअली फॉल इन योर लैप. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो मैंने इनको कभी चेज नहीं किया. बट आई थिंक नाउ, आई थिंक इट्स अवर ड्यूटी टू एक्चुअली एजुकेट अदर पीपल, बिकॉज यू कैन एक्चुअली गेट दीज वन. सो आई थिंक जिस तरह ग्लोबल टैलेंट है ना, ग्लोबल टैलेंट में जब मैंने अप्लाई किया था, तो आई थॉट आई विल गेट टीयर 2 वीजा, बिकॉज इनिशियली आई केम टू यूके इन द टीयर 2 वीजा. तो मुझे 3 साल, मेरे पास 4 साल का टीयर 2 वर्क था, परमिट था. ठीक है, तो जब मेरे 3.5 साल हुए ना, ठीक है, तो 3.5 आई गॉट ग्लोबल टैलेंट वीजा, क्योंकि मैंने जब जॉब अप्लाई की थी न्यू कासल यूनिवर्सिटी के अंदर टू गेट पोस्ट डॉक. सो माई एक्चुअली फंडिंग बॉडी वॉज यूके आर आई. और यूके आर आई क्या होती है कि एक इंडोस्ड एक फंडिंग बॉडी है. तो one of the requirement of like is to get, if you get fellowship from a very high prestige funding body which is UKRI and you are a named researcher, then you can easily apply for global talent visa. तो जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, सेम एग्जैक्टली आई गॉट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एचआर. ठीक है, मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और ईमेल पे अप्लाई कर दिया टू यूकेआरआई, and within 3 days I got endorsement. I know of a friend who got endorsement within 4 hours through email. तो 3 दिन के अंदर मुझे मिला, 3 वर्किंग डेज के अंदर. उसके बाद मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और आई गॉट लाइक आई थिंक विद इन अ वीक आई गॉट ग्लोबल टैलेंट वीजा. तो आई थिंक ग्लोबल टैलेंट वीजा में ये होता है कि डिफरेंस वर्क वीजा में और ग्लोबल टैलेंट वीजा में ये है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा है, टीयर 2 वीजा है, तो दैट इज एक्चुअली टाइड टू एन एम्प्लॉयर. कि लेट्स से अगर आप किसी कंपनी ए के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको टीयर 2 वीजा दिया हुआ है या स्किल्ड वर्कर वीजा दिया हुआ है, तो आप कंपनी चेंज करते हैं ना, तो यू विल हैव टू गेट अ न्यू वीजा फॉर दैट कंपनी. तो हर कंपनी एक अपना अपना वीजा देती है. ग्लोबल टैलेंट में ये होता है कि लेट्स से कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी ए के अंदर, तो उनके थ्रू आपने ग्लोबल टैलेंट वीजा लिया, आपको उनको महीने बाद छोड़ दें, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई टू फॉर ग्लोबल टैलेंट अगेन. ये किसी कंपनी से टाइड नहीं होता, आप जो मर्जी जॉब करते रहे.
ठीक है अब आप। इसमें एक मिनट आपको कट कर रहा हूँ, इसमें फील्ड सिमिलर होना लाजमी है। अगर आप टोटली फील्ड चेंज कर रहे हैं देन यू नीड टू चेंज इट आल्सो। अच्छा, फील्ड चेंज कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स लाइक इफ यू हैव लाइक इफ यू हैव लाइक ग्लोबल टैलेंट वीजा, राइट, एंड देन इफ अगर आप उसमें 3 साल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस ये था कि हमारे तो 3 साल पहले से पूरे हुए हुए थे, तो अगर आप वर्क वीजा से स्विच करते हैं ग्लोबल टैलेंट में, तो आपका जो टाइम यूके में एज अ वर्क वीजा काउंट हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वो कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, वो भी आपका टुवर्ड्स पीआर काउंट होता है। तो यू कैन मेक अप लाइक, हमारा ये था कि 3 ईयर कंप्लीट हुए हुए थे पहले से मेरे केस में, और द डे आई गॉट ग्लोबल ट्रेंड वीजा, दैट डे आई वाज एलिजिबल टू गेट पीआर। तो मैंने भी उसके अप्लाई कर दिए, 3.5 साल में मुझे मिला। तो आई थिंक अगर आपको देखना चाहिए, अगर आप वाकई एलिजिबल हैं, तो यू शुड स्विच टू दैट ग्लोबल टैलेंट वीजा, बिकॉज इवेंचुअली you don't have to apply to lots of jobs and then get visa again, और आपका जो फास्ट प्रोसेस भी हो जाता है आराम से। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी स्विच कर सकते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा के अंदर, ठीक है। इन दैट केस आई स्विच माय होल फैमिली, so now they are global talent dependents, even though I have indefinite leave to remain, which is permanent resident, so they are global talent dependents। So I think ये ग्लोबल टैलेंट वीजा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन रिसेंटली मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि रिसर्च के थ्रू ग्लोबल टैलेंट वीजा में इंटर हो रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, एंड इट विल मेक योर लाइफ मच इजियर। यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर वीजास अगेन, यू विल गेट पीआर फास्टर। So I think it's the best option available right now to if you want to get settlement very early on. हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो टीयर 2 जनरल या स्किल्ड वीजा कैटेगरी है उसमें आप एक जॉब के साथ टाई होते हैं, अगर एक स्पॉन्सरर के साथ टाई होते हैं, बिकॉज स्पॉन्सरर आपको जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे रहा होता है। मगर जैसे ही आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं यूके के, जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपके पास आती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स, लाइक यू कैन इवन डू अ बिजनेस, सो इट इज़ अप टू यू। और इसमें दूसरा बेनिफिट डेफिनेटली जो डिफरेंस है रेजिडेंटशिप में, सिटीजनशिप में या नेशनलिटी में, वो डिफरेंस है यूके के अंदर भी, कि अगर आप सिंपल परमानेंट रेजिडेंट हैं स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट you don't have access to certain public funds, जो एक नेशनल या एक सिटीजन बंदे को होते हैं। जो सिटीजन जो है वो यूके में बेसिकली आपको 2 साल और गुजारने होते हैं, या इन नटशेल आपको 5 साल गुजारने होते हैं, या आपके आई थिंक जो आईएलआर के बाद आपको 2 साल और गुजारने होते हैं यूके के अंदर ना, आई थिंक पासपोर्ट लेने के लिए, राइट? नहीं, 1 साल, एक साल 12 months। ओके, 12 मंथ। तो जब आप नेशनल बन जाते हैं, जाहिर बात आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, बाकी सारे राइट्स जो ट्रैवलिंग के होते हैं, वीज़ा टाइप आपने अप्लाई करनी होती है, वो सारी आपकी जो है वो फिर यूके लॉज के अकॉर्डिंग हो जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी लॉज। मगर इसमें एक और बड़ा बेनिफिट बताऊं कि आपके पास जब आईएलआर आ जाती है और आपके अगर कोई बेबी वगैरह होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूके नेशनल जो है वो हो जाता है, उसके पास पासपोर्ट आ जाता है यूके का। तो इन नटशेल लाइक स्टूडेंट रूट से अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं वर्किंग वीजे पे, तो स्टिल यू नीड टू यू नो स्पेंड 5 years मिनिमम, और आई विल से मैक्सिमम। अगर आप ग्लोबल टैलेंट पे चले जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर एंडोर्समेंट बॉडी 3 साल लगेंगे ना आपको। बट अगेन इफ वी गो टू द बेसिक्स, अगर आपकी स्कॉलरशिप की फंडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की है जो आपको अलाउ करती है ग्लोबल टैलेंट वीजा इन द स्टार्टिंग, जो हमारे केसेस में था। अब जो लोग मैरी क्यूरी फेलोशिप पे आ रहे हैं वो डायरेक्टली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे आ सकते हैं, ठीक है। And again, depending on the circumstances of individual member, depending on the sponsor also, वो कितना एक्सपर्ट है वीज़ा हैंडलिंग में। क्योंकि मैंने अक्सर न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में जो लोग मैरी क्यूरी पे आ रहे हैं, अभी मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं तो उनको 3 साल के बाद जो है वो आईएलआर मिल जाएगा। और अगर अच्छा, आप एक सेकंड, जो मैरी क्यूरी में ये ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं,
यानी कि पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए। तो आर दे नॉर्मली क्या होता है कि आर दे नेम रिसर्चर्स, बिकॉज आई थिंक द डिफरेंशिएशन इज कि आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज बीन चेंज्ड, लेकिन जब मैंने सर्च किया था शुरू में, तो जब मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यू आर नॉट द नेम रिसर्चर in that application process. देन तो इंडोर्समेंट बिकम्स डिफरेंट ना। जो आपकी इंडोर्समेंट की टाइप है वो डिफरेंट हो जाती है ना। ठीक है, अच्छा, यू उस आर केस नॉट द में लीडर इन द फील्ड, यू आर एन इमर्जिंग टैलेंट इन द फील्ड। सो ये डिफरेंस उस, आता था ग्लोबल टैलेंट के अंदर। तो उसमें भी 5 साल होता है नो, इमर्जिंग टैलेंट। डिपेंडिंग ऑन द एंडोर्समेंट बॉडी, कि अगर वो एंडोर्समेंट बॉडी जो उसका सेटलमेंट पीरियड 3 साल का है तो 3 साल में हो जाएगा आपका आईएलआर। अगर 5 साल वाली एंडोर्समेंट बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं पहले सर्च कर रहा था यही चीज को, बेसिकली मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये था कि जो रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये आपको 3 साल का जो है वो सेटलमेंट पीरियड होता है आपके पास ना, अगर आपको इनकी तरफ से इंडोर्समेंट मिल जाती है। अगर आप टेक्नीशियन की तरफ से आ रहे हैं, आर्ट्स एंड काउंसिल की तरफ से आ रहे हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से आ रहे हैं, तो 5 साल का ड्यूरेशन है सेटलमेंट। मगर जो नटशल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी फंडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ये चीज अलाउ करती है, देन डेफिनेटली ट्राई फॉर ग्लोबल टैलेंट, क्योंकि उसमें स्टूडेंट एग्जैक्टली। वीजे के लिए आप अप्लाई ना करें। अगर आप ईपीएसआरसी टाइप फंडिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, स्टिल ट्राई बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपने पहले से पब्लिकेशंस की हुई हैं, आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ट्राई करें इंडोर्समेंट लेने की। अगर आपको इंडोर्समेंट मिल जाती है तो आप इजीली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि तो मेजर जो मुझे बेनिफिट इसमें नजर आया है, इसमें सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड टू मीट योर सैलरी थ्रेशोल्ड टू गेट ग्लोबल टैलेंट। और अगर आप फिर भी स्टूडेंट वीजे पे आ रहे हैं, आपने डिग्री कंप्लीट की है 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, और आपका एम है यूके के अंदर स्टे करने का, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। आपका सिंपल आप जॉब सर्च करेंगे, अगर आपको जॉब सर्च वीजा यूके में मिल जाता है दैट्स फाइन। जॉब लेने के बाद आपको यूजुअली कंपनीज आपको 5 साल का वीजा नहीं देती, 2 साल का यूजुअल वीजा आपको मिल रहा होता है। तो देन यू नीड टू फाइंड अनदर स्पॉन्सर, या सेम जगह पे जाके एक्सटेंड करना है, 5 साल तक रहना है, फिर आपको जो है वो इंडेफिनेट लीव मिलेगी। इसलिए अपना जो है यूके में आने के लिए पहले से प्लान करें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, रेलिवेंट फंडिंग, अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो उस तरह का स्कॉलरशिप टारगेट करें जो आपको बाद में जो है वो बेनिफिट देगा। तो किसी हरी में पढ़ने की बजाय टेक योर टाइम और उस स्कॉलरशिप पे आए जो आपका टाइम रिड्यूस कर दे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स। Exactly. I think the best advice and final advice I can give कि you know it's not like कि अगर आप एक कैटेगरी में आ गए हैं और आप उस ग्लोबल ट्रेंड में स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका if you feel like you are eligible and you can apply, you can try, you should try, because at any day global talent is much better than tier 2 or like student visa। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर आप if you are eligible, if you think you are eligible, you should apply because it doesn't hurt। ठीक है, और डिफरेंट एंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं, जिस तरह रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश एकेडमी है, आई थिंक रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, जो कि 31 मार्च को क्लोज हो रही है इस साल। आई थिंक आर्ट्स काउंसिल है, और यूके आ रही है जिस तरह हमारी थी। तो इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप और इन क्राइटेरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यू आर अ लीडर और यू आर पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है ठीक है, आप इसमें चेंज जॉब्स, सबसे बड़ी बात है आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं, आप यूके से बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आई थिंक ऑल्दो इट्स वेरी कम्पिटिटिव। ठीक है, कि उसका ये एक कम्पिटिटिव बहस का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेबसाइट पे हमने लिंक आई थिंक सामने दिया हुआ है, पोस्टेड इन द कमेंट्स एज वेल। आप देखें इसको, आप देखें कि आप एलिजिबल हैं, आप कौन सी एंडोर्समेंट बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें एंड जस्ट सेंड देम एन ईमेल। एक्चुअली इट्स अप्लाइंग फॉर ईमेल। सो हमने दोनों ने जो अप्लाई किया था, हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और ईमेल के अंदर अटैच किए एंड सेंड देम टू अ वेबसाइट।
पैसे पे किए, I think £450, and then you apply through email, and you will get a letter through email. So it's just as simple as that. So I इट्स think वेरी you should straightforward. definitely try. And that's my last comment. I think if you have, इसमें एक और पॉइंट है, मैं मेरे जहन में आया अभी। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल टैलेंट तो है ना कि एक बंदा जो है उसके पास वाकई एक्सेप्शनल टैलेंट है, यूजुअली द पर्सन हैव अ पीएचडी और वेरी नीश टैलेंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन यूके। अब उस बंदे का क्या होगा, या उस बंदे के पास क्या ऑप्शंस हैं जो कि एक जर्नल टीयर 2 वीजे पे आया हुआ है, वर्क वीजे पे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंजीनियर बंदा है, Hmm. ठीक है, और उसके पास इंजीनियरिंग का बैचलर किया हुआ है उसने, और उसकी मतलब काफ़ी सारा कंपनी का एक्सपीरियंस है और यूके में ही जॉब कर रहा है, Hmm. और उसने 2 साल जॉब की है, और उसके पास जो है वो वीज़ा अब एक्सपायर हो गया और उसको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, उस केस में वो बंदा क्या करे? I think उस केस में बिकॉज अगर उन्होंने टेक के अंदर काम किया ना, तो यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट बॉडी विच इज टेक्नीशियन। ठीक है। हम्म आप टेक्नीशियन के थ्रू अपने आप को एंडोर्समेंट, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आप टेक्नीशियन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको एप्लीकेशन को एंडोर्स करेगी। ठीक है। और टेक्नीशियन के थ्रू आई थिंक दे विल आस्क अ सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनकी अपनी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आई थिंक ये टेक्नीशियन का लिंक है बेसिकली। इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, यू विल सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स which is listed. So I remember I knew someone who worked in Apple in the UK, and she was only working as a developer, and she हम्म got global talent visa through हम्म technician. So हम्म basically I think अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, आपने प्रोजेक्ट्स अपने शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप शो ऑफ कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ठीक है। और आप बस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, ठीक है, अपना टैलेंट शो केस करें, एक्चुअली शो ऑफ करें, एंड देन यू शुड लाइक यू अप्लाई फॉर दैट आई फॉर। थिंक इसमें एक और रूट भी हो सकता है कि अगर आप वाकई ही टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका, यू कैन इवन गो फॉर innovator visa or entrepreneur visa just to showcase like you can do a certain thing or you are developing a certain thing, या आपका फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि जिधर आप डेवलपर हैं, ठीक है, आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर वीजे में जाएं और बाद में उसको इनोवेटर वीजे में कन्वर्ट करके जो है वो आप 3 साल के अंदर जो है वो यूके का ILR आप ले सकते हैं, बट अगेन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल circumstances. So मैं they think really vary from person to person. in that case, like I think इनोवेटिव वीजा के अंदर ये होता है कि यू हैव टू प्रूव फंडिंग। सो Yeah. ऑफन यानी कि स्टार्टअप वीजा में होता है कि आपको बस एक अपने सिंपल यू क्रिएट अ वेरी इनिशियल रिसर्च प्लान ऑफ योर स्टार्टअप। ठीक है। Mm-hmm. तो आप ना स्टार्टअप वीजा को अप्लाई, लेकिन जब व्हेन यू गो टू हायर कैटेगरी व्हिच इज इनोवेटिव वीजा, you Yeah, have to show funding. exactly. One of my friend, he got a big funding, like close to 10 million, 10 million USDs for his Mm-hmm. startup. Then he went to for global talent visa. Mm-hmm. इनिशियली उसके पास सिर्फ टीयर 2 वीजा था, जो कि किसी कंपनी से टाइड था। उसने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया, उसको फंडिंग मिली, ठीक है, Mm-hmm. 10 मिलियन USDs फॉर हिज स्टार्टअप, एंड देन उसने इनोवेटर वीजा अप्लाई किया थ्रू ग्लोबल टैलेंट, सॉरी ग्लोबल टैलेंट वीजा अप्लाई किया। Mm-hmm. Actually, he went, it's very interesting, he went for global talent instead of innovator visa, even though he got funding. So I think Okay. global talent beats everybody, because you know what, Mm-hmm. you don't need to show like any funding in global talent, तो अगर आपके पास आपने स्टार्टअप बिल्ड कर लिया है और आपकी फंडिंग भी आ गई है, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास फंडिंग भी नहीं है, आपके लेट्स से कि आपके पास जो है ना 20,000 क्लाइंट्स हैं आपके, ठीक है, तो आप अपने आपको एक्सेप्शनल टैलेंट शो कर सकते हैं थ्रू स्टार्टअप, थ्रू स्टार्टअप अचीवमेंट्स। सो आई थिंक फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लिमिट हो जाती है ना ग्लोबल टैलेंट के अंदर। यू डोंट नीड टू शो दैट। आई थिंक ही इवन वेंट फॉर दैट बिकॉज उसे ये लगा हुआ कि मेरे लिए ये ज्यादा इजी है और ये ज्यादा Mm-hmm. क्विक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आई हाँ। थिंक इसमें मैं थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करूंगा, जाहिर बात है कि अगर आप स्टार्टअप है आपका, यू विल नॉट हैव एनी फंड्स, राइट, सो यू कैन गो विदाउट इवन फंड्स, एंड देन व्हेन यू गेट फंड यू कैन स्विच टू इनोवेटर और ग्लोबल टैलेंट। ग्लोबल टैलेंट में फिर कैटेगरीज हैं कि आप, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये था कि वी वर फेलोज, राइट,
एंड वी गॉट अ सर्टन टाइप ऑफ फंडिंग जिसने हमें एलिजिबल बना दिया इस चीज़ के लिए ना. अगर आपके पास उस तरह की फंडिंग नहीं भी है, यू आर स्टिल लीडर, or I will say emerging leader in that field, I will say global talent is the best option to go if you want to live for a long term in UK, Yeah. especially. Even though, like, I think final comment is that I had two friends who only got their PhDs Mm-hmm. recently, and they applied through, peer review. ठीक है? Mm-hmm. They had no postdocs, no Yeah. funding. They only applied by showcasing their publications and Mm-hmm. their research projects through their PhDs. ठीक है? I think in my case, अगर मुझे नहीं मिलता ये you know postdoc, so I could have gone for peer review global talent, because that's also very easy process. And one of my friend who actually got global talent from Korea through Oh. peer review. He never been to the UK. He just submitted his profile online through email. He got endorsement. He got global talent. तो बेसिकली अगर आपको प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आप समझते हैं कि आप टेक के अंदर यू हैव सम अचीवमेंट्स, रिसर्च के अंदर यू हैव सम अचीवमेंट्स, whether or not you have postdoc funding or not, you can still apply for global talent visa and you can still get the global talent visa. And I think I'm not sure कि ये कितना अरसा रहेगा ग्लोबल टैलेंट वीजा, बिकॉज यूके में नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ अरसा ये लोग खुली इमिग्रेशन का रखते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है. तो ये रिसेंटली आजकल सब कुछ खुला हुआ है, पीपल आर गेटिंग वीजास, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट. I think it's a Brexit effect, क्योंकि Brexit, for example, Brexit से पहले ये था कि especially for Asians, like all these rules were for Asians, right? If they have to work in UK, but now ये है कि अगर आप यूरोपियन भी हैं और आपने यूके में काम करना है, then still you need a specific visa type, right? पहले ऐसे नहीं होता था. तो अब जो है कि पहले तो उन्होंने ये किया ना कि जो पहले से यूरोपियन रह रहे थे, उन्होंने इनको जो है वो ILR ऑफर किया डायरेक्ट. ठीक है, कि अगर आप इधर रह रहे हैं और आपने काम करना है, जस्ट टेक द ILR. ठीक है, यू डोंट नीड टू चेंज योर नेशनैलिटी टू UK. उसमें ये भी है ना कि पाकिस्तानियों को तो डुअल नेशनैलिटी अलाउ है, तो हम तो ILR के बाद इजीली जो है वो पासपोर्ट ले सकते हैं, मगर इंडियन स्पेशली उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, दे कांट टेक डुअल नेशनैलिटी. तो वो सिंपल जो है वो ILR की बेस पे ही UK में रहते हैं. ये तो था आज का आई थिंक पॉडकास्ट. इसमें और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इमिग्रेशन है, ठीक है, आप पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो उनकी इमिग्रेशन लेके चले जाते हैं, और जब आप उधर स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं और कुछ ड्यूरेशन के बाद, आई थिंक साल के बाद या कुछ देर के बाद आपको उधर का पासपोर्ट मिल जाता है. तो यूके में कोई ऐसी है कैटेगरी जिधर आप पाकिस्तान में रहते हुए ही डायरेक्ट जो है उस स्पेसिफिक कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं ग्लोबल टैलेंट के अलावा? I think that's global talent is the answer. I don't think so there is any other category. I think you can, I think like Canada में और Australia में I have loads of friends who actually immigrated like through that. ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम था कनाडा में खास तौर पर, लाइक आपने पॉइंट्स अचीव करने अभी हैं, भी है. अभी भी है ना. तो आई थिंक द पॉइंट इज के यूके के अंदर कोई ऐसा नहीं है. सो आई थिंक राइट नाउ द बेस्ट bet for you guys is to actually go for global talent visa. If you have some work experience or you have some research experience, I don't think so there is any category for you to actually come in the UK except these three things. All the visas that we've mentioned, but actually global talent is I think the fastest route to get PR in the UK. Great. Okay, so we will wind up our today's podcast here, and definitely we will cover the global talent in detail, because we know there are different options for global talent जो आप ले सकते हैं. अगर आप गाइड देखेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड किस रूट पे जाएं. तो हम इसको डिटेल में जो है वो हमारे जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Bye. See you next time. Bye bye. Allah Bye. Hafiz.